guys, this is zoologist AK and I'm here to discuss the cloning vectors. तो ये क्लोनिंग वेक्टर्स होते क्या हैं? ये डीएनए एलिमेंट्स होते हैं, सर्कुलर भी हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं, और इनका ओरिजिन बैक्टीरियोफेज का भी हो सकता है, और इनका जो ओरिजिन है वो प्लाज्मिड भी हो सकता है। ये स्टेबली मेंटेन किए जाते हैं, मतलब ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करने की इनकी कैपेबिलिटी होती है, या बोले तो प्रोपगेट करने की इनकी कैपेबिलिटी होती है। ऑटोनोमस का मतलब होता है कि इनका खुद का ओरिजिन होता है, कि किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाके या तो ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं या फिर होस्ट का जो डीएनए होता है उसके साथ इंटीग्रेट करके ये रेप्लिकेट करते हैं। बट जिस भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में रेप्लिकेट करते हैं, उस होस्ट ऑर्गेनिज्म में रेप्लिकेट करने के लिए इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है। तो मोस्टली जो होस्ट यूज़ किए जाते हैं वो ई कोलाई यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि उनका जो रेप्लिकेशन का टाइम है वो भी कम होता है और ईजिली हम उसको लेबोरेटरी में कल्चर कर सकते हैं और बहुत सारी कॉलोनी हम उनसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये क्लोनिंग वेक्टर यूज़ किए जाते हैं किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट की क्लोनिंग के लिए। तो डीएनए क्लोनिंग जो होती है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होती है पीसीआर के पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की, जिसमें भी हम क्या करते हैं, क्लोन बनाते हैं। पर क्या होता है, कुछ डिफरेंस होता है क्लोनिंग वेक्टर्स में और पीसीआर प्रोसेस में। क्लोनिंग के थ्रू हम अनलिमिटेड कॉपी बना सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट की, जो भी हमारा डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट होगा जिसको हमें क्लोन करना है। वेक्टर जो होते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स वो वेरी करते हैं, मतलब कि उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कि भाई एक सिंपलर क्लोनिंग वेक्टर है, ईजिली प्रोपेगेट किया जा सकता है, ईजिली इंसर्ट किया जा सकता है और ईजिली उससे हम बहुत सारी कॉपी बना सकते हैं, मतलब हैंडल करना वो ईजी है। तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग, उनकी मैनिपुलेशन के अकॉर्डिंग, उनके सिलेक्शन और अमाउंट ऑफ डीएनए सीक्वेंस जिसको वो अकोमोडेट करते हैं, मतलब जो क्लोनिंग वेक्टर इंसर्ट करते हैं जिस डीएनए जो फ्रेगमेंट है उसकी अकोमोडेशन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो वेरी करते हैं। तो जो वेक्टर होते हैं वो नेचुरल मॉलिक्यूल से हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। जैसे हमने डेवलप किया बैक्टीरियल प्लाज्मिड से डेवलप कर सकते हैं, बैक्टीरियोफेज से हम इसको डेवलप कर सकते हैं, और हम कम्बिनेशन से इसको डेवलप कर सकते हैं इन एलिमेंट्स के। फॉर एग्जांपल कोस्मिड हमारा होता है जैसे। तो अगर हमें जीन लाइब्रेरी बनानी हो तो क्लोनिंग वेक्टर की हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हो जाती हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, उनकी मैनिपुलेशन, अगर हमें स्मॉल साइज़ इंसर्ट करना है या लार्ज साइज़ इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल जो हमारे डिफरेंट जो वेक्टर्स हैं वो अवेलेबल हैं जीन लाइब्रेरी को क्रिएट करने के लिए हमारे पास। तो ये सब नॉर्मली इंट्रोडक्शन था कि क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं और क्यों हम बेसिकली उसको यूज़ करते हैं और पीसीआर से कैसे डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे शो किया गया है कि एक स्टेबल जीन बैंक है, उससे हमने डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो इंसर्ट कर दिया है प्लाज्मिड के अंदर। फिर हमने उसको सिलेक्ट किया है स्क्रीनिंग के थ्रू, उस डिज़ायर्ड डीएनए जो फ्रेगमेंट है या फिर बोले तो जीन को जो प्लाज्मिड कंसिस्ट कर रहा है, फिर उसको एम्पलीफाई करके उसको फर्दर उसके क्लोन्स को डेवलप किया गया है। तो क्लोनिंग वेक्टर्स बेसिकली होते क्या हैं, ये डीएनए एलिमेंट्स होते हैं जो स्टेबली मेंटेन किए जाते हैं और प्रोपेगेट किए जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर होस्ट ऑर्गेनिज्म में। फॉर एग्जांपल मैंने ई कोलाई की बात की, जिसके अंदर ये रेप्लिकेट कर पाएँ। अगर रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वही फेल हो जाएगा। तो हम क्लोनिंग वेक्टर को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे? तो हम ये देखते हैं कि भाई इस होस्ट में ये रेप्लिकेट कर सकता है, इसमें इसकी रेप्लिकेट करने की कैपेबिलिटी है और इसमें नहीं है। फिर आता है कि डिफरेंट जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं हमारे पास अवेलेबल हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे M13 है। जो ये M13 होते हैं ये हमारे लार्ज फ्रेगमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। होस्ट जिसके अंदर ये प्रोपेगेट करते हैं वो ई कोलाई होता है और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सर्कुलर होता है, और ये वायरस होते हैं। वायरस क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं। ये प्लाज्मिड जो है सर्कुलर प्लाज्मिड होता है, ई कोलाई के अंदर ये डेवलप करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं और रेप्लिकेट करते हैं। इनका M13 का जो इंजर्ट रेंज है वो 1 to
4 kb होती है, प्लाज्मिड की 1 to 5 kb होती है। और लैम्डा फेज़ का अगर हम यूज़ करते हैं तो वो भी होस्ट ई कोलाई में बेसिकली वो यूज़ होते हैं, प्रोपेगेट किए जाते हैं। और लीनियर वायरस होता है ये 2 to 25 जो केबी का जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है उसको हम इसके थ्रू क्लोन कर सकते हैं। तो ये लार्ज साइज़ के लिए यूज़ की जाती है। पर जो लार्ज साइज़ के लिए जो भी हम क्लोनिंग वेक्टर यूज़ करते हैं उनकी मैनिपुलेशन जो होती है वो थोड़ी टफ होती है। फिर आते हैं कोस्मिड। कोस्मिड डिफरेंट कम्बिनेशन से क्रिएट किए जाते हैं, लाइक बैक्टीरियोफेज का या प्लाज्मिड्स का, इनका कम्बिनेशन जब होता है तो इसे प्रोपेगेट करता है हमारे ई कोलाई के अंदर। सर्कुलर प्लाज्मिड होते हैं 35 to 45 kb लॉन्ग, जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है वो उसको हम इसमें इंजर्ट कर सकते हैं। बैक है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये भी ई कोलाई के अंदर प्रोपेगेट करते हैं, सर्कुलर प्लाज्मिड होते हैं। और 50 to 300 जो केबी लॉन्ग ये हमारा डीएनए फ्रेगमेंट को क्लोन कर सकते हैं। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स जो होता है वो ईस्ट होता है, यूकैरियोट्स का होता है। तो यूकैरियोट्स में जब इंजर्ट करने के लिए हमें किसी क्लोनिंग वेक्टर की जरूरत होती है तो हम यैक का यूज़ करते हैं। ये हमारा सैकेरोमाइसिस सेरेविजियाई में जो कि एक ईस्ट है उसी के अंदर ये प्रोपगेट करता है। ये लीनियर होता है। जैसे हमें पता है कि जो भी हमारे यूकैरियोट्स का जो डीएनए होता है तो वो लीनियर होता है, तो इसका भी लीनियर क्रोमोसोम होता है। बेसिकली इनका हमारा सर्कुलर होता है। और फेज जो है वो हमारा वायरस और बैक्टीरिया दोनों का कम्बिनेशन होता है, तो इसमें लीनियर जो हमारा क्रोमोसोम या जो भी इसका डीएनए मटेरियल होता है उसको ये कंसिस्ट करती है। इसमें हम 100 to 2000 kb लॉन्ग लार्ज साइज़ के जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उसको यहाँ पे इंजर्ट कर सकते हैं। तो जो मेन पॉइंट यहाँ पे नोट करने का वो ये है कि जो ये हमारे पास वेक्टर्स अवेलेबल होते हैं और हम इनको किस होस्ट ऑर्गेनिज्म में प्रोपगेट कर सकते हैं, कितनी जो रेंज है उसका फ्रेगमेंट हम इसमें इंजर्ट करवा के क्लोन कर सकते हैं। बट जितना भी ज़्यादा हमारा साइज़ होगा इंजर्ट फ्रेगमेंट का उतना ही ज़्यादा उसकी मेंटेनेंस और उसकी मैनिपुलेशन टफ हो जाएगी। ठीक है। फर्स्ट हमारा क्लोनिंग वेक्टर है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है प्लाज्मिड। क्या होता है प्लाज्मिड? जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, फॉर एग्जांपल ई कोलाई ही हमारा एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट्स होते हैं डीएनए के जिनकी खुद की कैपेबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने की। वो बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं और सर्कुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसमें कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक पेट्री डिश में उनको कल्चर कर रहे हैं जिसमें कोई भी एंटीबायोटिक दी गई है, उस अगर प्लाज्मिड में उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है तो वो उसमें ग्रो कर पाता है, जो एक सिलेक्शन प्रोसेस में एक मेजर रोल प्ले करता है। मान लो हम किसी भी ई कोलाई को सिलेक्ट कर रहे हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि उसमें पर्टिकुलर प्लाज्मिड है कि नहीं, तो हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के थ्रू उसको सिलेक्ट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग ए मीडियम टू कल्चर डेट ई कोलाई डेट कंसिस्टेड एंटीबायोटिक। ठीक है। तो ये जो प्लाज्मिड होते हैं इनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। कंजक्शन के लिए क्या होता है कि जीन प्रेजेंट होते हैं, इनमें कंजक्शन होता है हमारा बैक्टीरिया के अंदर, रिकम्बिनेशन वाली प्रोसेस में भी आता है ये, और ये जीन ट्रांसफ़र की प्रोसेस में भी इंक्लूड होता है। और मेटाबॉलिज्म करने के लिए डिफरेंट अनयूजुअल सब्सटेंस का भी इनके पास क्या होते हैं, जीन होते हैं जिसको ये ट्रांसक्राइब करके एक पर्टिकुलर प्रोटीन फ्रेगमेंट ये फॉर्म कर पाते हैं। तो क्या होता है जब साइंटिस्ट ऐसे स्टडी कर रहे थे इन क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में, डिस्कवरी हो रही थी, तब अर्ली 1970 के टाइम पे बहुत सारे जो नेचुरल प्लाज्मिड्स हैं उनको आर्टिफिशियली, मतलब उन साइंटिस्ट ने उनको मॉडिफाइड किया और उनको यूज़ करके कंस्ट्रक्ट किया कुछ क्लोनिंग वेक्टर्स का, जिनको हम आज यूज़ करते हैं क्लोनिंग पर्पज़ के लिए और किसी पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को इंजर्ट करवाने के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को क्लोन करवाने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। कैसे उन्होंने मॉडिफाई किया, डाइजेशन करवाया और लाइगेशन करवाया। मतलब अगर हमें पता है कि प्लाज्मिड सर्कुलर होता है, उसको अगर हम यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू डाइजेस्ट करवा देंगे तो वो साइट को ओपन अप कर देगा। फिर उसके बाद अगर हम अपना एक पर्टिकुलर डिज़ायर डीएनए फ्रेगमेंट है उसको हम उसमें इंजर्ट करवा के
लाइगेज एंजाइम के थ्रू उसको लाइगेट करवा देंगे। तो डाइजेशन और लाइगेशन की जो प्रोसेस थी उसके थ्रू डिफरेंट क्लोनिंग वेक्टर्स यहाँ पे प्रोड्यूस किए गए। उनमें से एक क्लोनिंग वेक्टर है हमारा PBR322। तो जो ये हमारा PBR है, इसका जो नाम है वो इसके जिन साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया, जैसे ओपर्स, बोलीवर एंड रोड्रिग्यूज। बोलीवर एंड रोड्रिगेज ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने PBR322 को डेवलप किया था। इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम इसको एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज़ करते हैं। एक तो ये फीचर है इसका कि ये नेचुरल जो हमारा प्लाज्मिड होता है जो बैक्टीरिया के अंदर मिलता है उससे स्मॉल साइज़ का होता है। अगर इसका साइज़ स्मॉल हुआ तो इसकी एडवांटेज होगी कि ये जो हम जब इसको डाइजेशन और लाइगेशन प्रोसेस के थ्रू यूज़ करते हैं एज ए वेक्टर, तो उस टाइम पे जो शेयरिंग प्रोसेस हम यूज़ करते हैं उससे ये डैमेज नहीं होता, क्योंकि इसका साइज़ क्या है, बहुत ही स्मॉल है। और स्मॉल साइज़ होने की वजह से बैक्टीरिया वो जो हमारा होस्ट होता है, फॉर एग्जांपल ई कोलाई बैक्टीरिया हम एज ए होस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वो ईज़िली इसको क्या कर पाता है, अपटेक कर पाता है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू। और दूसरा जो इसका फीचर है वो ये है कि इसमें रिलैक्स्ड ओराई प्रेजेंट होता है। ओराई क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो रिलैक्स्ड का मतलब ये है कि इसके रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है, इसके रेप्लिकेशन की PBR322 जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर है, इसकी जो रेप्लिकेशन की एक्टिविटी है वो बैक्टीरिया की सेल डिवीजन से लिंक नहीं होती, इसीलिए जो प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है देन ई कोलाई के क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन के। तो एडवांटेज क्या हुई कि ई कोलाई सेल के अंदर बहुत सारे नंबर में डिवाइड हो जाएगा ये प्लाज्मिड, तो हमें ज़्यादा क्लोन मिलेंगे। और फीचर क्या है कि जो ये हमारा PBR322 है, इसमें दो जीन होते हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। और ये जीन इसमें इंसर्ट किए थे, किसने इंसर्ट किए थे, ओपर्स, बोलीवर एंड रोड्रिग्यूज ने इंसर्ट किए थे, ताकि हम इसका सिलेक्शन कर सकें। सिलेक्शन कैसे करेंगे, हमने एक पेट्री डिश ले ली जिसमें हमने एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक को डाल दिया उस कल्चर मीडियम में, और हमने यहाँ पे ई कोलाई की सेल्स को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया कल्चर करने के लिए, और वो ई कोलाई की सेल्स PBR322 को कंसिस्ट करती हैं। तो वो इस एम्पिसिलिन कंसिस्टिंग जो हमारा कल्चर मीडियम है उसमें ग्रो कर जाएंगी, और जिनमें ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं होगा वो डेड हो जाएंगी, क्योंकि ये उस पर अटैक करेगा। तो इस तरह हम अपनी सेल्स को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। देयर आर सिंगल रिकॉग्नाइजेशन साइट, सिंगल रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए। ये डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, यहाँ पे ये सारे क्या हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं, और इनके लिए सिंगल रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है वेरियस पॉइंट्स पे इस प्लाज्मिड के। और इसकी एडवांटेज क्या होती है कि ये जो सर्कुलर DNA है इसको ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कट करके लीनियराइज्ड कर देते हैं। और लीनियराइज्ड करने की क्या एडवांटेज है, जो भी हमें DNA फ्रेगमेंट इंसर्ट करना वो लीनियर है मान लो, तो हम उसको ईजिली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बात की प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर की। अब हम बात करेंगे कुछ मेथड्स की जो डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं एक रिकम्बिनेंट क्लोनिंग वेक्टर को, कि ये रिकम्बिनेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे इंजर्शन इनएक्टिवेशन की। क्या होता है इंजर्शनल इनएक्टिवेशन, जैसे मैंने यहाँ पे बात की थी PBR322 की, तो वो एक क्लोनिंग वेक्टर था जो रोड्रिग्यूज एंड बोलीवर ने डेवलप किया था। यहाँ पे इस क्लोनिंग वेक्टर की जब मैं बात कर रही थी तो वहाँ पे मैंने बोला कि जो प्रेजेंस है किसी इंसर्ट की वो कैसे डिटेक्ट की जाएगी, बाय लॉस ऑफ रेजिस्टेंस टू दैट एंटीबायोटिक। इस टेक्निक को और इस प्रोसीजर को जिसके थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं किसी भी इंसर्ट को किसी दूसरे प्लाज्मिड के से कि भी मान लो ये एक पेट्री डिश है और इसमें बहुत सारी सेल्स हैं ई कोलाई की, तो कुछ में तो हमारा रीसर्कुलराइज्ड
प्लाज्मिड होगा। रीसर्कुलराइज्ड प्लाज्मिड का मतलब ये होता है कि जब कोई भी प्लाज्मिड किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू कट किया जाता है तो वो इंजर्ट को लिए बिना दोबारा से रीसर्कुलराइज्ड हो जाता है। और एक होता है जिसमें इंजर्ट प्रेजेंट होता है, तो जो इंजर्ट वाला है उसको हम क्या बोलेंगे कि ये रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है। तो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को रीसर्कुलराइज्ड प्लाज्मिड से कैसे हम अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे? बाय लॉस ऑफ रेजिस्टेंस टू दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक, जिस एंटीबायोटिक में हम ई कोलाई को ग्रो करेंगे। इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? इंजर्शन इनएक्टिवेशन। और ये बेसिकली सिलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है प्लाज्मिड के थ्रू। जब हम अपने क्लोन प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम पे हम इस प्रोसीजर का यूज़ करते हैं। ये यूजफुल सिलेक्शन मेथड है टू आइडेंटिफाई रिकम्बिनेंट वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने क्या लिया, एक फ्रेगमेंट लिया क्रोमोसोमल डीएनए का, जिसको हमने डाइजेस्ट करवाया किसके साथ? BAM-H1 के साथ। और ये जो हमने जो डीएनए फ्रेगमेंट है जिसको कट करवाया BAM-H1 के थ्रू, उसको आइसोलेट कर लिया और प्योरीफाई कर लिया यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे प्लाज्मिड लिया। प्लाज्मिड क्या लिया हमने यहाँ पे? PBr322 लिया, ठीक है। उसको भी हमने BAM-H1 के थ्रू ही हमने क्या कर लिया, क्योंकि हमने क्या देखा था कि जो हमारा प्लाज्मिड PBr322 होता है उसमें हमारे BAM-H1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट करने वाली साइट प्रेजेंट होती है, तो इसको भी कट कर लिया। फिर जो हमारा इंसर्ट था उसमें और इसमें दोनों में क्या आ गए? स्टिकी एंड्स डेवलप हो गए। दोनों को हमने डीप्रोटीनाइज किया इनएक्टिवेट करवा के, और फिर हम दोनों ने क्या कर, इन दोनों को इंसर्ट करवा दिया और इनको लाइगेट करवा दिया। किसके थ्रू? यहाँ पे T4 DNA लाइगेज एंजाइम का यूज़ किया इंजर्ट को लाइगेट करने के लिए प्लाज्मिड में। फिर जो यहाँ पे बहुत सारे प्लाज्मिड प्रेजेंट थे जिसमें हमने इंजर्ट को अप्लाई मतलब इंक्यूबेट करवाने की कोशिश की थी, तो वहाँ पे कुछ प्लाज्मिड ऐसे भी थे जिसमें इंसर्ट हुआ ही नहीं हमारा वांटेड डीएनए फ्रेगमेंट, और वो रीसर्कुलाइज हो गए बिना किसी इंसर्ट के। कुछ डाइमर्स भी थे प्लाज्मिड के, कुछ फ्रेगमेंट थे जो एक दूसरे से ज्वाइन हो गए थे, कुछ प्लाज्मिड थे जिसमें इंसर्ट एक से ज़्यादा हमारा डिज़ायर्ड जो डीएनए फ्रेगमेंट था वो हो गया था। ये कैसे होता है कि हम एक पेट्री डिश में कल्चर करवाते हैं अपने प्लाज्मिड को भी इंसर्ट को भी, तो वो अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट हो जाता है। तो उसमें से हमें रिकम्बिनेंट को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा हमारा रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है। उसको हम यहाँ पे किससे आइडेंटिफाई करते हैं? उसको हम एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। इफ़ यू वांट टू वॉच द वीडियो रिलेटेड टू एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस then I will share the link in the description box. Please do watch that. तो एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस के थ्रू हमने रिकम्बिनेंट जो डीएनए को कंसिस्ट कर रहा है प्लाज्मिड उसको सिलेक्ट कर लिया। फिर उसको सिलेक्ट करने के बाद क्या किया? हमारे पास रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है, उसको हमने क्लोन करवाया, उसको हमने यहाँ पे जो हमारा बैक्टीरिया था पेट्री डिश में ई कोलाई बैक्टीरिया, उसके साथ हमने यहाँ पे इंक्यूबेट कर दिया। इंक्यूबेट करने के बाद जो बैक्टीरिया है वो अपटेक कर लेगा उस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को। उसको अपटेक करवाने के लिए हम पहले ई कोलाई को ट्रीट करवाते हैं किसके साथ? कैल्शियम आयन के साथ 4 डिग्री सेल्सियस पे। जब हम कैल्शियम आयन के साथ 4 डिग्री सेल्सियस पे ई कोलाई बैक्टीरिया को ट्रीट करते हैं तो उस टाइम पे हम ई कोलाई को कहते हैं कंपिटेंट बैक्टीरिया कहते हैं। फिर उसके साथ जब हमने प्लाज्मिड रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को जब इंक्यूबेट कराते हैं तो उस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम यहाँ पे ई कोलाई के अंदर थोड़ा सा ब्रीफ टेम्परेचर इंक्रीज करके हम इंसर्ट करवाते हैं, इसलिए इसको हीट शॉक बोलते हैं। हीट शॉक प्रोसेस के थ्रू हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू हम ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को ई कोलाई में। तो यहाँ पे क्या होगा? जो हमारे स्मॉल होंगे प्लाज्मिड, जो स्मॉल प्लाज्मिड होंगे, सर्कुलर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो तो एफिशिएंटली ई कोलाई अपने अंदर अपटेक कर लेगा, पर जो लॉन्ग होंगे और लीनियर प्लाज्मिड होंगे उनको अपटेक करना ई कोलाई के लिए थोड़ा टफ होगा, क्योंकि ई कोलाई का जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो भी सर्कुलराइज्ड होता है, ठीक है, और वो भी स्मॉल साइज़ का होता है, तो वो लार्ज साइज़ के फ्रेगमेंट को कैसे अपटेक कर लेगा? तो इंक्यूबेशन के बाद हम ई कोलाई को कल्चर जो हमारी डिश है उस पर प्लेट करेंगे एक मीडियम पे,
वो कल्चर मीडियम जो क्या कंसिस्ट कर रहा है, एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन को कंसिस्ट कर रहा है, एम्पीसिलिन को कंसिस्ट कर रहा है। सो जो ई कोलाई है जो ग्रो कर जाएगा उस मीडियम में जिसमें एम्पीसिलिन प्रेजेंट है, उसके पास क्या है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। और हमें पता है कि जो PBR322 है उसमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी होता है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी होता है। इस तरह हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ इंजर्शन इनएक्टिवेशन। तो ये हमारे रिकम्बिनेंट ई कोलाई को सिलेक्ट करने का मेथड है, डिटेक्ट करने का मेथड है। बट देर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ दिस इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। और वो डिसएडवांटेज क्या है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता इंजर्शन इनएक्टिवेशन के थ्रू कि ये डिस्टिंग्यूश कर पाए उन कॉलोनीज़ के बीच में जिसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट है और वो प्लाज्मिड जिसमें इंसर्ट है, मीन्स प्लाज्मिड विद रिकम्बिनेंट एंड द प्लाज्मिड दैट इज रीसर्कुलाइज्ड। मतलब ये रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड के बीच में और रीसर्कुलराइज्ड जो प्लाज्मिड है उसके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता इंजर्शन इनएक्टिवेशन। तो इसके लिए एक अदर मेथड डेवलप किया गया, वो है रेप्लिका प्लेटिंग। ये एक सेकंड डिटेक्शन मेथड है जिसके थ्रू हम रिकम्बिनेंट वेक्टर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और डिस्टिंग्यूश कर पाते हैं रीसर्कुलराइज्ड प्लाज्मिड को किससे, हमारे रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड से। तो ऐसे कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, जो कॉलोनीज होती हैं हमारी जिसमें हमारा हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि वो ई कोलाई की कॉलोनी कंसिस्ट कर रही है रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को, उन कॉलोनीज को हम रेप्लिका प्लेट करते हैं। इसमें हम एक स्टेराइल पैड का यूज़ करते हैं और उस प्लेट में जिसमें हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं वेलबिल प्लेट पे पैड पे जिस पे हम रिप्लेस कर रहे हैं उसमें हम टेट्रासाइक्लिन लेते हैं उसके मीडियम में जिसमें हम उसको कल्चर कर रहे हैं। तो हमें ये पता है कि जो हमारा बैम है यहाँ पे BAM-H1, ये जो BAM-H1 रेस्ट्रिक्शन साइट है, ये रेस्ट्रिक्शन साइट कहाँ पे लाई करती है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर लाई करती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से अगर हमारा कट हुआ, BAM-H1 ने यहाँ से कट किया हमारे PBR322 प्लाज्मिड को और यहाँ पे हमारा इंसर्ट जो सेगमेंट है DNA का वो लाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है वो क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया। किस में इनएक्टिवेट हुआ, ये रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड में इनएक्टिवेट हो गया। और एक्टिव किस में रहेगा, जो रीसर्कुलराइज्ड होंगे, रीसर्कुलराइज्ड जो हमारे प्लाज्मिड होंगे उनमें एक्टिव रहेगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, तो इससे क्या हम कर सकते हैं आइडेंटिफाई, इससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो कॉलोनीज हैं जो ग्रो कर जाएंगी एम्पीसिलिन पे बट नॉट ऑन टेट्रासाइक्लिन पे नहीं कर पाएंगी, वो क्या कंटेन करती हैं, प्लाज्मिड विद इंसर्ट दैट इज रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। द एम्पीसिलिन प्लेट विद कॉलोनीज टेट्रासाइक्लिन प्लेट और ओनली सेल विद प्लाज्मिड बट विदाउट इंसर्ट ग्रो। मतलब टेट्रासाइक्लिन में कौन ग्रो कर पाएगा, जिसमें रीसर्कुलाइज्ड प्लाज्मिड है, और एम्पीसिलिन में कौन ग्रो कर पाएगा, जिसमें रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है। इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपने रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को किससे, हमारे रीसर्कुलाइज्ड प्लाज्मिड से। तो जो रेप्लिका प्लेटिंग है ये इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंस देती है, हमें रियलाइज करवाती है कि जो सेकेंड रेजिस्टेंस जीन है हमारे प्लाज्मिड में, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंस दो जीन है, 2 रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है ना हमारे PBR322 में प्लाज्मिड में। तो इसकी इम्पोर्टेंस रियलाइज कराती है कि क्यों इम्पोर्टेंट है हमारा 2 रेजिस्टेंट जीन का प्रेजेंट होना किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में। इसीलिए हम मतलब जो है जो रेप्लिका प्लेटिंग है इसने यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंस रियलाइज़ करवाई कि हमारा जो क्लोनिंग वेक्टर है अगर उसमें 2 जो हमारे रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, उनके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं अपने रीसर्कुलाइज प्लाज्मिड को आउट ऑफ द रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड कंटेनिंग ई कोलाई सेल्स को। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ये पॉइंट कि जो रीसर्कुलाइज्ड प्लाज्मिड की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, रीसर्कुलाइज्ड
पॉलीमराइज्ड प्लाज्मिड की जो मैं बात कर रही हूँ, ये प्लाज्मिड यहाँ पे हमें जो हमारा इंसर्ट प्लाज्मिड है उसके नंबर को कम कर देता है, मतलब कि रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड कंटेनिंग ई कोलाई सेल्स की के नंबर को और उसकी अमाउंट को कम कर देता है, उसके नंबर को, उसकी यील्ड को डिक्रीज कर देता है। तो इंक्रीज करने के लिए हमारे उन ई कोलाई सेल्स की यील्ड जो क्या कंसिस्ट कर रही है, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जो हमारा प्लाज्मिड होता है, सबसे पहले जब हम प्लाज्मिड को लेते हैं उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू कट करने के लिए लाइगेशन प्रोसेस से पहले उस प्लाज्मिड को हमें यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा, एल्कलाइन फोस्फेट एंजाइम के साथ क्या करवाना पड़ेगा, ट्रीट करवाना पड़ेगा एल्कलाइन फोस्फेटेज एंजाइम के साथ, टेज एंजाइम के साथ हमें यहाँ पे ट्रीट करवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो रीसर्कुलराइजेशन है वो प्रिवेंट हो जाएगी। ये एंजाइम क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा 5 प्राइम फोस्फेट ग्रुप जो है उसको रिमूव कर देगा, जो लाइगेशन प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़रूरी स्टेप होता है। बट अभी भी जो लिंक प्रेजेंट है, जो बैम फर्स्ट ने जो स्टिक्की एंड्स जो हमारे प्रोड्यूस किए हैं, वहाँ पे लिंक अभी भी बनाए जा सकते हैं 5 प्राइम फोस्फेट के बीच में। जो हमारा इंसर्ट जो हमारा मतलब डिज़ायर डीएनए फ्रेगमेंट है जिसको हम प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं, उसकी 5 प्राइम जो फोस्फेट होती है उसके बीच में लिंक क्रिएट होगा, और प्लाज्मिड जो हमारे यहाँ पे कट होगा, प्लाज्मिड के 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में यहाँ पे क्या होगा, लिंक क्रिएट होगा। तो केवल और केवल हमारा क्या क्रिएट फॉर्म होगा, आएगा सामने, हमारा रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड ही फॉर्म होगा, ना कि हमारा रीसर्कुलराइज्ड प्लाज्मिड। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह से हमारा जो अमाउंट है रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड कंटेनिंग ई कोलाई की, वो उसकी जो नंबर है और उसकी जो यील्ड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है उसका एक ही स्ट्रैंड यहाँ लाइगेज एंजाइम के थ्रू क्या कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, पर दूसरा जो निक है, एक अदर निक यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो सील नहीं किया जाता। तो ये निक किसके थ्रू सील किया जाएगा, ये यहाँ पे बैक्टीरिया के रिपेयर एंजाइम के थ्रू सील किया जाएगा। जब ये बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और बैक्टीरिया इसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू अडेप्ट कर लेगा, अपटेक कर लेगा, उसके बाद वो दूसरा जो निक है वो उसको रिपेयर कर देगा। Next is our blue and white selection. So before understanding this blue and white selection, we need to understand the valuable feature of PBr322 that is enhanced by constructing different types of plasmid term PUC. तो इसका जो नाम है पुक वो रखा गया है इसकी प्रोडक्शन साइट के अकॉर्डिंग, that is produced at the University of California। तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि कैसे हम रिकम्बिनेंट वेक्टर को डिटेक्ट करते हैं ब्लू वाइट सिलेक्शन के थ्रू। पुक है हमारा यहाँ पे, ये क्लोनिंग वेक्टर है, बट ये एनहेंस्ड क्लोनिंग वेक्टर है और ये एनहेंस्ड किया गया है बाय यूजिंग PBr322। ठीक है, तो जो पुक है डेट इज स्टैंड फॉर प्रोड्यूस्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, जो पुक होता है हमारा, उसमें एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है, किसके लिए, टेट्रासाइक्लिन के लिए इसमें रेजिस्टेंस जीन होता है, और ओराई होता है इसमें ई कोलाई के लिए ओराई होता है। डेट मीन्स टू से डेट कि ये ई कोलाई के अंदर ही क्या कर पाएगा, रेप्लिकेट कर पाएगा, प्रोपेगेट कर पाएगा। मोस्ट पॉपुलर जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो कंसंट्रेट की गई हैं एक रीजन में पुक के अंदर, और उस रीजन को कहते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट, क्योंकि जितने भी हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, HIN3 है, SPH फर्स्ट है, PST फर्स्ट है, ये सारे जितने भी हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो एक ही साइट पे क्लीव करेंगे और उसको नाम दिया गया है MCS, मल्टीपल क्लोनिंग साइट। इसलिए ये पोलीलिंकर है। पोलीलिंकर मतलब मल्टी जो हमारे रेस्ट्रिक्शन साइट को
मल्टीपल इंजर्शन फ्रेगमेंट को हम यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, क्योंकि जो डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं उनकी जो कट करने की कैपेबिलिटी होती है वो भी स्पेसिफिक होती है, इसीलिए वो अलग अलग साइज़ के अलग अलग सीक्वेंस के फ्रेगमेंट को कट करेंगे और एक ही साइट पे वो लिंक कर देंगे बुक के अंदर। तो ये इसकी क्या है, एडवांटेज है, क्योंकि हम एक ही साइट पे बहुत सारे फ्रेगमेंट्स को क्या कर सकते हैं, लाइगेट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो जो ये MCS है ये कंसिस्ट करता है एक जीन का पार्ट, जो जीन कोड करता है किसको, एक पॉलीपेप्टाइड के पोर्शन को, जिसको हम बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। हमें पता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लेक जेड बीटा गैलेक्टोसाइड, लेक हमारा लेक कोप्रोन जब हम बैक्टीरिया में स्टडी करते हैं उसमें होते हैं हमारे डिफरेंट जीन वाई जेड और ए जो जीन होते हैं, तो उसमें एक जीन होता है लेक जेड जो कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन को, ठीक है। तो उसमें वो जो हमारा लैक्टोज पे जो बेसिकली हमारा एक्ट करता है ये जीन, इसका प्रोडक्ट जो होता है हमारा एंजाइम होता है। तो यहाँ पे ये पुक के केस में ये सिलेक्शन के प्रोसेस में मेजर रोल प्ले करता है। वो समझते हैं हम कैसे करता है ये, जो हमारा ब्लू वाइट सिलेक्शन प्रोसीजर है जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं अपने रिकम्बिनेंट क्लोनिंग वेक्टर को, उस प्रोसीजर में ये मेजर रोल प्ले करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो जो ये MCS है जो कि एक मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, इसमें एक जीन होता है जो कोड करता है हमारे बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। होता है कैसे होता है ब्लू वाइट सिलेक्शन, जो हमारा पुक होता है, पुक प्लाज्मिड होता है, वो यूज़ किया जाता है ट्रांसफॉर्म करने के लिए होस्ट सेल को। होस्ट सेल्स इसमें क्या होगी, E. coli होगी। तो जो जीन है, जब जो जीन है हमारा प्लाज्मिड के अंदर वो स्विच ऑन हो जाएगा। वो जो जीन है हमारा MCS साइट के अंदर वो कब स्विच ऑन होगा, जब हम ऐड करेंगे एक इंड्यूसर। हमें पता है कि जब हम लैकोप्रोन की स्टडी करते हैं तो उसमें वो हमारा एक इंड्यूसर ओप्रोन होता है, जिसमें एक इंड्यूसर की ज़रूरत होती है एक्टिवेट करवाने के लिए पर्टिकुलर जीन्स को, क्योंकि वो एक लिकी ओप्रोन होता है। सेम MCS के केस में यहाँ पे पुक प्लाज्मिड में भी ये जो जीन होता है MCS के अंदर, वो भी एक इंड्यूसर डेट इज़ IPTG, जो कि एक होमोलॉग होता है हमारा एलोलैक्टोज का, जो कि इंड्यूसर का काम करता है लैकोप्रोन में। सिमिलरली यहाँ पे IPTZ डेट इज स्टैंड फॉर आइसोप्रोपाइल, इट स्टैंड फॉर आइसोप्रोपाइल बीटा डी थायो गैलेक्टो पायरेनोसाइड। तो ये जो हमारा IPTZ है ये एक इंड्यूसर का काम करता है, जिसकी वजह से इसकी प्रेजेंस में जो एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज वो प्रोड्यूस होता है, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन एक्टिवेट हो जाता है, उस ट्रांसक्रिप्ट करेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा और उसके बाद हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इसका जो फंक्शनल एंजाइम है वो क्या करता है, हाइड्रोलाइज कर देता है यहाँ पे एक कलरलेस सब्सटेंस को, और वो कलरलेस सब्सटेंस होता है एक्सगाल। एक्सगाल स्टैंड फॉर 5-ब्रोमो 4-क्लोरो 3-इंडोइल बीटा गैलेक्टोपायरेनोसाइड। तो ये जो एक्सगॉल है इसको हाइड्रोलाइज कौन करेगा, जब ये फंक्शनल होगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन जब फंक्शनल होगा तो इसका प्रोडक्ट फंक्शनल होगा, तभी ये जो एक्सगाल है ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। तो ये हाइड्रोलाइज्ड होके क्या फॉर्म करेगा, ब्लू जो हमारा इनसोल्यूबल मटेरियल है वो फॉर्म करेगा। ये किस में होगा, कल्चर मीडियम में होगा, और ये इनसोल्यूबल मटेरियल फॉर्म करेगा। और वो इनसोल्यूबल मटेरियल क्या होता है, 5,5 डाईब्रोमो 4-डाईक्लोरो इंडिगो, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लू कॉलोनीज हमें आइडेंटिफाई होती हैं। जब हमारा इंड्यूसर प्रेजेंट होता है IPTZ तो हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन एक्टिवेट हो जाता है, फंक्शनल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, एक्सगाल हाइड्रोलाइज होता है, और 5,5' जो हमारा डाईब्रोमो 4,4' डाईक्लोरो इंडिगो जब फॉर्म होता है तो ब्लू कलर हमें अपीयर होता है कॉलोनीज के अंदर।
हाउएवर अगर जीन हमारा डिस्टर्ब कर दिया जाता है, डिस्टर्ब कब होगा, जब हम इंसर्ट करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि जो MCS है जिसमें जीन प्रेजेंट है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, उसी के अंदर इंजर्शन साइट भी है। जब कोई भी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ से कट करेगा और एक हमारा जो डिज़ायर फ्रेगमेंट है उसको कट करके यहाँ पे लाइगेट करेगा, तो ये जो जीन है ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो इसने बोला कि जब ये जो जीन है MCS के अंदर ये डिस्टर्ब कर दिया जाएगा इंजर्शन के थ्रू, किसी भी फॉरेन फ्रेगमेंट जो है DNA का, जो हमारा डिजायर फ्रेगमेंट है उसको जब भी हम इंसर्ट करेंगे MCS के अंदर, जो कि एक पोली लिंकर साइट है पुक में, उसके अंदर जब भी हम इंसर्ट करेंगे तो हमारा जो हमारा जीन है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो एंजाइम फॉर्म होगा वो भी नॉन फंक्शनल हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम फॉर्म ही नहीं होगा जब वो इनएक्टिवेट हो गया है। इसी वजह से यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाती एक्स गाल की, और इंड्यूसर भी अपना रोल प्ले नहीं कर पाता। इसी वजह से यहाँ पे कोई ब्लू कलर नहीं फॉर्म होता, क्योंकि हमारा जो एक्स गाल है वो हाइड्रोलाइज नहीं होता, तो वाइट कॉलोनीज हमें दिखाई देती हैं। इसीलिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिसमें इंसर्ट प्रेजेंट है वो वाइट कॉलोनी फॉर्म करेगा, जिसमें इंसर्ट नहीं है वो ब्लू कॉलोनी फॉर्म करेगा। तो इस सिस्टम को ही हम नाम देते हैं ब्लू वाइट सिलेक्शन। ये अलो करता है इनिशियल आइडेंटिफिकेशन किसी भी रिकम्बिनेंट की, जिसमें भी नंबर ऑफ फैक्टर सिस्टम हम इंक्लूड करते हैं, उस सिस्टम में हम रिकम्बिनेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस प्रोसीजर के थ्रू। बट इसकी एक डिसएडवांटेज है, ये नहीं बताता कि जो हमारा DNA इंसर्ट हुआ है उसका क्या करेक्टर है, कौन सा उसका मतलब कि उसका सीक्वेंस क्या है, या कौन से जीन वो कंसिस्ट करता है, ये हमें नहीं बताता। बस ये हमें वेक्टर का स्टेटस बताता है कि वो रिकम्बिनेंट है, रीसर्कुलराइज्ड है या रिकम्बिनेंट नहीं है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा जीन या कौन सा सीक्वेंस प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर इंसर्ट में जो हमारा रिकम्बिनेंट कंसिस्ट कर रहा है, उसके लिए हमें यहाँ पे इसके लिए हमें यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करनी पड़ती है, उस जीन प्रोब के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी जीन लाइब्रेरीज को स्क्रीन करने के लिए। So guys, it was about the plasmid and the introductory session of cloning vector, and about the selection procedure in which I have talked about insertion, inactivation, replica plating and blue white selection. In my upcoming video I will talk about the virus based vector. So if you do like my video, then please thumbs up and subscribe my channel and support me. And if you have any query, then please write in the description box, comment box in the given below. So thank you so much for watching my videos, and please wait for the upcoming video in which I will complete this topic of cloning vectors, because it is very long topic and I can't include it in a video because it will become a lengthy video and it will bore you. So thank you so much again for watching my videos and listening me carefully.